हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की क्विज में हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अन अकेडमी पर आप मेरी स्पेशल क्लास दोपहर में 2 बजे देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी नोट कर लेना। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे और कोड यूज करेंगे स्टडी 10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी दोस्तों एसएससी कैटेगरी में प्राइस भी हाइक होने वाले हैं, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो फटाफट स्टडी 10 कोड लगा के ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बड़ा अनाउंसमेंट है, 25 सितंबर को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इसमें एनरोल कर लेना, काफ़ी सारे गिफ्ट वाउचर आप इसमें जीत सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसएससी कैटेगरी में दोस्तों अभी आपको क्या मिलने वाला है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों को हार्ड कॉपी मिलेगी दोस्तों नोट्स की। ये एक नया फीचर आया अनअकैडमी की तरफ से, तो आप इसको जब भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें तो आइकॉनिक ही करिएगा, इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया रैंकर्स बैच और इसके अलावा एम बैच, इसके अलावा आपका कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, ये सभी 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए ही कोड स्टडी 10 रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोई नहीं। देखिए, ये आर्टिकल 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है ये। ठीक है, तो ये आर्टिकल 41 में आते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। कई बार ये एग्जाम में आता है आर्टिकल 41 में क्या आता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, आर्टिकल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए और आर्टिकल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 169, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर जो बाकी के आर्टिकल लिखे हैं इनके बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 168 के बारे में क्या है, राज्यों में विधानमंडल का गठन दोस्तों आर्टिकल 168 में आता है। 169 में राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन आता है आर्टिकल 169 में। और आर्टिकल 170 में क्या आता है, विधान सभा की संरचना। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको ऐसे ही लिखे मिलेंगे पूरी वीडियो के दौरान, तो वीडियो को स्किप मत करना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पंचायत और नगर पालिका में, यानी कि बोथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पंचायतों में सीटों का आरक्षण आर्टिकल 243D में आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 243D में क्या आता है। ठीक है, या फिर पंचायतों से सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला एक और पूछा जाता है कि आर्टिकल 243T में क्या आता है। तो ये नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण आता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इस स्लाइड के। अगला क्वेश्चन बनता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है, कोशिश करिएगा अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताने की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315 में। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 312 के बारे में, तो अखिल भारतीय सेवा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 312 कई बार आता है या फिर पूछ लिया जाता है अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 में आती है। आर्टिकल 315 में दोस्तों संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की गठन, ये 315 में। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पद। ठीक है, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पद, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल अनुच्छेद 23 में दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद आपका 23 बताता है कि मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर निषेध, ये भी अनुच्छेद 23 में ही बताया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों नोट कर लीजिएगा।
बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी, ये अनुच्छेद 23 में आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 23 में। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 24 के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 बताता है। यानी कि कारखानों में बच्चे कोई भी बच्चा, ठीक है, काम नहीं करेगा, ये आर्टिकल हमें 24 बताता है, ठीक है। चलिए अगला आता है क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? दोस्तों ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सही कर पाते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा आर्टिकल 15। क्यों? देखिए अब मैं बता देता हूं कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखिए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। तो जो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है वो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 29 और 30 है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ना मतलब आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि ये क्या आर्टिकल 16 मतलब फॉरेनर्स के लिए हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों को ये याद रखने हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। और देखिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करते रहिए भाई, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। काफ़ी अच्छी वीडियो है, ज़्यादातर बच्चों के काम आ जाएगी जो जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दोस्तों आर्टिकल 148 की, तो लिखा है पावर ऑफ सीएजी। तो पावर ऑफ सीएजी नहीं होता है दोस्तों, 148 में आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, पावर नहीं आती है। ध्यान से बारीकी से समझिए चीज़ों को। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आते हैं, ना कि पावर। पावर किस में आता है दोस्तों? तो देखिए ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है 149 में, यानी कि उससे नेक्स्ट आर्टिकल में आपकी पावर और ड्यूटीज आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में पूछता है, क्योंकि दोनों देखिए सीएजी से संबंधित दोनों आर्टिकल है, बट आपसे पूछेगा ये और आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ये, ठीक है। आपसे पूछेगा ये और ऑप्शन में दिए जाएंगे ये। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि संसद की सदस्यता हेतु योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 84 से, ठीक है। आर्टिकल 84 यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 83 क्या बताता है दोस्तों? हमें संसद के सदनों की अवधि बताता है आर्टिकल 83। आर्टिकल 84 बताता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93 यानी कि 93 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दिया करें। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 89 देख लेते हैं। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आते हैं आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 94 में आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन सॉरी। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 94 के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन आता है 10वां आपका, कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश जाने की अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो विदेश जाने का अधिकार देता है दोस्तों? तो देखिए विदेश जाने का अधिकार, अगर एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, अगर ये आर्टिकल ना हो और सरकार चाहे तो आपको विदेश जाने से रोक सकती है। तो हमें आर्टिकल देता है दोस्तों 21, ये फ्रीडम कि हम विदेश जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 21 में और क्या आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार, चाहे कंडीशन कुछ भी है, भारत देश में इमरजेंसी भी लग जाए तब भी ये दोस्तों आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। अगर इमरजेंसी भी होगी तब भी ये दोनों आर्टिकल एक्टिवली वर्क करते हैं। आर्टिकल 24 दोस्तों क्या कहता है? कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। ये मैंने अभी आपको कराया ही था, ठीक है भाई। गॉट इट? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए तो
नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। आप लोगों ने देखो कई राज्य जो शराब पे प्रतिबंध लगा देते हैं, ये राइट उनको कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये आर्टिकल दोस्तों 47 है जो राइट देता है शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 44 क्या बताता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 48 क्या बताता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। दोस्तों आप मेरा कोड यूज करके स्टडी 10 अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो आप एसएससी में, चाहे यूपीएससी में, चाहे किसी भी कैटेगरी में। बस कोड याद रखिएगा कि कोड हमें यूज करना है STUDY10। ठीक है, इसे आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर लेना। अपने भाई को, बहन को, ये जो भी दोस्त तैयारी करते हैं उन तक आप इस कोड को बता सकते हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो पॉसिबल होगा, वो चल रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा इस कोड से। चलिए ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रपति और उनके अनुच्छेद के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहां पर अगर मैं मिलान की बात करूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आर्टिकल 52 का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? प्रेसिडेंट से हो जाएगा। आर्टिकल 54 का संबंध दोस्तों यहां पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से हो जाएगा। आर्टिकल 58 का संबंध हमारा हो जाएगा किससे? ये हो जाएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन से, है ना? हाँ, क्वालिफिकेशन से हो जाएगा। इसके अलावा ये हो जाएगा आपका इम्पीचमेंट से। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल परमिशन देता है या फिर किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा एक बार सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ जाता है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन योग्यता आ जाती है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट आ जाता है, महाअभियोग आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर इंगित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर बताइएगा क्या रहेगा। अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपके कानों में यह बात पहुंचनी चाहिए, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में दोस्तों डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्टिवली वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपको याद रखना है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है क्वेश्चन तो लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 से 35, ये मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान सभा में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था? तो संविधान सभा में दोस्तों शामिल किया गया था 15 महिलाओं को। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ संविधान सभा की कुल जो वो थी, वो 389 निर्वाचित सदस्यों में 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला भी दोस्तों आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई। ऑलराइट, समझ आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967। तो ये आपको याद रखना है। देखिए आर्टिकल से संबंधित और भी क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बीच बीच में करा रहा हूँ। राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन दोस्तों यहां पर सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता का अधिकार देता है? तो कौन मुक्त और विधिक सहायता का अधिकार देता है? ये अनुच्छेद कौन सा है? ये बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, आर्टिकल 39A कई बार एग्जाम में आता है। आर्टिकल दोस्तों 39A और 43A और 48A, मतलब मैं कितना बोलूं यार आपको, कितना बोलूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे रेलवे की कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जाम की, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि 100% देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उठा लेना, चाहे आप देखिए किसी भी एग्जाम में पूछे जाए वो पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस दोस्तों इतना है कि इन दोनों आर्टिकल के बारे में मैंने कम से कम नहीं 10 क्वेश्चन देख लिए हैं अलग अलग एग्जाम में जो बने हुए हैं। तो ध्यान से समझिएगा 43A क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। और ये 48A जबरदस्त क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अब ये वाला क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली एक ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आप लोग जो भी दे रहे होंगे उनको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, अभी मतलब 3-4 दिन पहले। तो देख लेना, इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस को मैं कराता हूं भाई। क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है दोस्तों, कितने दिनों तक। तो अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत कर आया है तो वो 6 महीनों तक मंत्री रह सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू कमेटी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेज बहादुर सप्रू समिति, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में अगर और चीजें मैं आपको बताऊं कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा दोस्तों, देखिए संसद की सदस्यता के लिए योग्यता 84 में बताया गया है और आर्टिकल 157 में बताया गया राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर दोस्तों होता क्या है। देखिए जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और उनकी जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तो प्रेसिडेंट दोस्तों एक व्यक्ति को सदन में से ही वो एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा कुछ दिनों के लिए बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये दोस्तों कौन नियुक्त करते हैं, ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखने भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है, बताइएगा जल्दी से, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 42 हो जाएगा। इसके अलावा 40, 41 और 42, ये सॉरी 42 होगा। तो ये 3 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है। 40 में दोस्तों क्या है, आर्टिकल 40 बताता है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में और आर्टिकल 41 बताता है काम करने का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए होता है, ठीक है। काम करने का अधिकार जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए होता है। और आपका जो आर्टिकल 42 है वो क्या बताता है, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा मातृ लाभ का उपबंध है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ये आर्टिकल 42 में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो 19 में दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं इन सभी का नहीं है, निद्रा का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार तो अभी किस में चला गया, आर्टिकल 300A में चला गया। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में विदेशियों के लिए उपलब्ध है। ध्यान से समझिएगा, विदेशियों के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार, सारे नहीं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए दोस्तों तो आर्टिकल 35 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची से संबंधित है। तो संघ सूची से संबंधित दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 332 यानी कि आर्टिकल 332 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा।
आर्टिकल 330 दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बताता है। आर्टिकल 330 इंपॉर्टेंट है। 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन दी लोकसभा, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 331, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 332 बताता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, यह आपका आर्टिकल 332 बताता है। आर्टिकल 333 बताता है दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो समुदाय के प्रतिनिधित्व, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में, सॉरी, ठीक है, तो नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि 2019 में पीएमसी बैंक खबरों में रहा था। पीएमसी बैंक संविधान की किस सूची में से संबंधित है? अब इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा ना नमक मिर्च लगा के पूछ ले जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट लिस्ट में। अब डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बैंक किस उसमें आता है दोस्तों, ठीक है, पीएमसी बैंक या किस उसमें आएगा, आर्टिकल सॉरी लिस्ट में आएगा, बट थोड़ा सा आपको घुमा फिरासी के पूछ ले जाएगा। अब देखिए पीएमसी बैंक देख लेते हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे पीएमसी बैंक के कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक है ये, जिसकी स्थापना दोस्तों 1983 में परिचालन शुरू किया था, यानी कि ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, आर्टिकल 352 लिखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सही लिखा है। आर्टिकल 356 लिखा है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, तो ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 360 लिखा है प्रोविजन एज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये भी ठीक लिखा है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो यहां पर अगर मैं दोस्तों बात कर दूं तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? तो फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस, यहां पे लिखा है दोस्तों आईसीएस में भारत शामिल होने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर लिखा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो नीलम संजीव रेड्डी यहां पर सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा इनके बारे में और मैं थोड़ा सा बता देता हूं। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? द्वितीय दलित राष्ट्रपति, भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाने से पहले अब मैं बता दूं कि पहले कौन थे, तो के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, दोनों पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति दोस्तों अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा? बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहां पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर और क्या करता है, तो समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है, तो यह समिति दोस्तों लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई दोस्तों, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, तो ये सभी इन्हीं के दौरान हुई थी, ज्ञानी जेल सिंह के दौरान। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? तो भारत के दोस्तों राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट स्वीकार करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस तिथि से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यकाल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है दोस्तों। कब? अगर उन पे इम्पीचमेंट लगा दिया जाए या वो इस्तीफा दे दे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो ये वीवी गिरी थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी को भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी दोस्तों अपना इस्तीफा जो सौंपते हैं वो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, ये आपको याद रखना है। देखिए 1977 में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बसप्पा दयानप्पा जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय संस्थापक पार्टी के सदस्य कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं और बात बताऊं तो 1920 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना के में योगदान दिया और इनके कुलपति बने। ठीक है, यानी कि इसके कुलपति बने। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का कौन था दोस्तों? बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप से संबंधित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं है पूछ रहा हूँ, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन चारों में से दोस्तों 3 रिवर जो है वो यूरोप से संबंधित है, बट एक नहीं है। वह कौन सी है दोस्तों? कोलोराडो। देखिए कोलोराडो जो रिवर है ये आपकी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है ना, ये इंग्लिश में ये गलत लिखे भाई। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, बट इंग्लिश वालों को मत देखिए, हिंदी में देखिए। जो ऑप्शंस हिंदी में लिखे हैं केवल इनको देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको, कोलोराडो जो रिवर है ये आपकी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको से संबंधित है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉट मैच्ड करेक्टली, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेरे, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यूकोन नदी खालिस्तान में गिरती है। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी 1 घंटे की स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर अटेंड करना चाहते हैं तो रात में 11 बजे एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास के लिंक मिलते रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेरिंग सागर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है बिल्कुल सही, यांगजी रिवर दोस्तों एशिया की सबसे लंबी रिवर हो जाएगी। और ये चाइना की भी सबसे लंबी रिवर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो चाइना की सबसे लंबी रिवर है वही एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ये चीज़ आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों द्वारा तय की गई दूरी के संदर्भ में उनका सही अवरोही क्रम बताना है आपको।
ठीक है। तो ये बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यांगजी नदी सबसे लंबी है, तो आप वही ऑप्शन उठाइए जिसमें यांगजी नदी आ जाएगी। तो दो ऑप्शन नीचे वाले तो कट जाते हैं, ऊपर के दो बचे। ठीक है, इसमें आपका यांगजी नदी ठीक है सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर पीली नदी ये भी ठीक है, दोनों में इक्वल हो गया। फिर मेकोंग नदी और लीन, देखिए लीन नहीं होगी, ये हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को करना था भाई। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मिसोरी मिसिसिपी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेजोन नदी को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अमेजोन नदी के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यह एंडीज पर्वत से निकली है, तो बिल्कुल गलत लिखा है। यह नील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, गलत है। मदिरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी गलत है। यानी कि उपरोक्त सभी गलत है दोस्तों, ये सारे ही गलत लिखे हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं बहती, ठीक है, आप लोगों को बताना है ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं बहती, रिवर ब्रह्मपुत्र डज नॉट फ्लो इनटू। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी भूटान में को नहीं बहती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो नील नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने टिक किया है। अगर ये किया है इट फ्लोज इनटू द रेड सी, तो ऐसा नहीं है, यह लाल सागर में बहती है, ये गलत है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीन नदी स्थित है, तो ये नदी स्थित है दोस्तों कहाँ पर? फ्रांस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दोस्तों न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो कौन सा जोड़ा सही है? टाइग्रिस बगदाद बिल्कुल सही है, तो ये जोड़ा आपका सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है, मूल से डेल्टा तक ब्रह्मपुत्र पार करता है कितने देशों को? ये आप लोगों को बताना है, किस किस देश को। फ्रॉम ओरिजिन टू द डेल्टा द ब्रह्मपुत्र ट्रेवल्स, कहाँ कहाँ को निकलते दोस्तों? चाइना, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है? ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह, जम्मू। जम्मू नहीं, जमुना, ठीक है, जम्मू। काफी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। जमुना राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है? तो जमुना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अमेरिकी नदी मिसिसिपी खाड़ी में बहती है जिसे के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इरावदी नदी के तट पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर इरावदी नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांगून, ठीक है, यांगून इज द राइट आंसर, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, पेरिस नदी पर स्थित है, तो पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर सीन नदी पर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी नदी सबसे लंबी है?
तो गाइज विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट। तो अमेजन जो है दोस्तों वो सबसे लंबी नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, तिब्बत में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी का स्रोत दोस्तों तिब्बत में नहीं है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है नील नदी लगभग की लंबाई कितनी है जो दुनिया में सबसे लंबी है दोस्तों? तो नील नदी की लंबाई आपसे पूछ ली गई है। तो नील नदी की लंबाई जो लगभग है 6690 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज बी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रांड कैनियन से होकर गुजरती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हंगरी की राजधानी किसके तट पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों डेन्यूब नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो असवान बांध दोस्तों ये किस नदी के पर स्थित है? ये स्थित है नील नदी पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई पुल नहीं है? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अमेजन रिवर पर दोस्तों कोई भी पुल नहीं है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाली वीडियो कंटिन्यू रहेगी। 26 से क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल की वीडियो भी देखिएगा और ये इस सीरीज की सभी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लिया करें और लाइक करना मत भूला करें। चलिए, और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।